हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2020 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो ये हमारा सेट 1 है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले टॉपिक को समझेंगे तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने संसद को दल परिवर्तन कानून के तहत किसी सदस्य की निर्भरता के मामले में विधानसभा के अध्यक्षों को उनके निर्णयन की अन्ययन शक्ति से वंचित करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय ने संसद को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित विवादों पर लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष की मध्यस्थता की भूमिका को एक स्थायी अधिकरण से प्रतिस्थापित करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों के अयोग्यता संबंधी याचिका पर 4 सप्ताह में निर्णय करने का भी आदेश दिया है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि दल परिवर्तन विरोधी कानून क्या है। तो दल परिवर्तन विरोधी कानून को पद संबंधी लाभ या इसी प्रकार के अन्य प्रतिफल के लिए होने वाले राजनीतिक दल परिवर्तन को रोकने हेतु लाया गया था। इसके लिए वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत किसी विधायक या सांसद को अयोग्य माना जाता है यदि उसने अपनी स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग दी है या सदन में मतदान के समय अपने राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों की अनुज्ञा की है। यह अधिनियम संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होता है। अभी हाल ही में मणिपुर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की घटना देखी गई है। वर्ष 1951 और वर्ष 1953 में भारत में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस ब्रिटिश मॉडल को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दल परिवर्तन विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है और इसके अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्यागना या वाक्यांश की व्याख्या करना। दल परिवर्तन विरोधी कानून सदस्यों या विधायकों के निर्णय निर्माण की क्षमता को प्रभावित करता है। पीठासीन अधिकारी को दल परिवर्तन विरोधी मामलों पर निर्णय उचित समय पर या सीमा के भीतर निर्णय नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। अगले टॉपिक को जानेंगे तो अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा और लोगों की आवाजाही पर आरोपित प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय दिया गया है। प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय था और इंटरनेट के माध्यम से वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। तो मामला क्या था कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकांश भागों के निरीक्षण के उपरांत जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में इंटरनेट और आवाजाही पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य की अस्थिर इतिहास, विद्रोह के खतरे, कानून एवं व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए आम जनता को उकसाने के लिए इंटरनेट के संभावित दुरुपयोग के आधार पर इन प्रतिबंधों को उचित ठहराया गया। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषणा करके ही केवल 3 माह से अधिक समय के लिए इस प्रकार के व्यापक पैमाने पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। इंटरनेट पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत शामिल अनुपातिक सिद्धांतों प्रिंसिपल के अनुरूप होने चाहिए। सीआरपीसी की धारा 144 पर किस प्रकार की बातें हैं तो धारा 144 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग किसी भी विचार या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकार के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नहीं किया जा सकता है। जब धारा 144 को किसी भी आशंकित खतरे के संदर्भ में आरोपित किया जाता है तो वह खतरा आपात इमरजेंसी होना चाहिए। धारा 144 के आरोपों की स्थिति में अनिवार्यता व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग अनिवार्यता युक्तियुक्त और प्रामाणिक निवृत्ति से किया जाना चाहिए तथा भविष्य में न्यायिक पुनर्विलोकन को ध्यान में रखते हुए देश के सभी तथ्यों का जो अनिवार्यता उल्लेख है उसको किया जाना चाहिए। आप समझेंगे कि सीआरपीसी की धारा के तहत क्या क्या शक्तियां मिलती है। तो यह औपनिवेशिक युग का एक कानून है जो जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसे निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूनतम यानी उपद्रव या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले के निवारण या उसका कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।
इसके तहत सामान्यतः आवाजाही, हथियार रखने और गैर कानूनी रूप से संघ बनाने पर प्रतिबंध शामिल है। प्रायः यह माना जाता है कि धारा 144 के तहत 3 या उससे अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध ये लगाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग किसी एक व्यक्ति अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी प्रतिबंधित करता है। इसका उपयोग प्रायः दूरसंचार सेवाओं को प्रतिबंधित करने और इंटरनेट को बंद करने का आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की और पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया था। आदेश की अवधि क्या होती है? तो धारा 144 के अधीन कोई आदेश उस आदेश की जारी होने की तिथि से 2 माह से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा इसे अतिरिक्त अवधि तक जारी रख सकता है और मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकती है। फिर भी यह अवधि जो है 6 माह से अधिक नहीं होती है। अब समझेंगे हम लोग स्टेट ऑफ आधार और पीपल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट क्या है। तो हाल ही में आधार के लागू होने के 10वें वर्ष पर एक डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म डालवर्क द्वारा 1,67,000 भारतीयों को कवर करते हुए स्टेट ऑफ आधार और पीपल्स पर्सपेक्टिव नामक रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट अन्य राष्ट्रों को भी सुविधाजनक लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के संबंध यानी सुरक्षा प्रदान करती है। आधार के संबंध में डेटा संचालित संवाद में योगदान देने हेतु वर्ष 2016 में स्टेट ऑफ आधार पहल की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2019 में जिसके संस्करण में इस पहल के अंतर्गत देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1,67,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और इस अध्ययन का उद्देश्य क्या था कि पहचान करना था कि आधार के कौन से पहले किस सीमा तक एवं किसके लिए कार्य कर रहे हैं और कौन से कार्य नहीं कर रहे हैं। आधार भारत के सभी निवासियों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार अधिनियम 2016 आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्ष्य वितरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित UIDAI एक संविधिक प्राधिकरण है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आधार में बायोमेट्रिक डेटा के साथ 4 प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, लिंग और पता को समाविष्ट किया जाता है और इसके अतिरिक्त आधार में वर्चुअल आईडी जैसी नई विशेषताओं को भी शामिल किया गया है जो व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने में सहायता करती है। अगला टॉपिक हमारा है शत्रु संपत्ति। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों की बिक्री के संबंध में 2 समितियों और 1 मंत्री समूह के गठन की घोषणा की है। आइए इस टॉपिक को समझेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह द्वारा 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियों के निपटान की निगरानी की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से राजकोष में लगभग 10 लाख रुपए प्राप्त होने की संभावना है। आंचल शत्रु संपत्तियों पर निपटाने के लिए 2 अन्य उच्च स्तरीय समितियां भी गठित की जाएगी। शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए एक अंतर मंत्रालय समूह का भी गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। DIPAS परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के एक कोर ग्रुप का गठन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा। शत्रु संपत्ति क्या होता है इसको समझेंगे। तो जब एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध में संलग्न होता है तो उसके द्वारा प्रायः शत्रु देशों के नागरिकों की संपत्तियों और निगमों को जब्त कर लिया जाता है। इन परिस्थितियों में जब्त की गई संपत्तियों को विदेशी संपत्ति या शत्रु संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन संपत्तियों को जब्त करने के पीछे मूल विचार यह होता है कि एक शत्रु देश को युद्ध के दौरान दूसरे देश की स्थित अपनी संपत्ति के लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान केंद्र सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भारत रक्षा अधिनियम के तहत भारत में स्थित चीन और पाकिस्तान के नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया CEPI
आइए इसको समझेंगे। तो शत्रु संपत्तियों के प्रशासन की जिम्मेदारी भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक CEPI को सौंपी गई है। CEPI केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एक अस्थायी कानून था, जिसे युद्ध के समाप्त होने के पश्चात स्थगित कर दिया गया था। युद्ध के दौरान जब की गई शत्रु संपत्ति के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। शत्रु संपत्ति संशोधन अधिनियम 2017 तो शत्रु संपत्तियों पर नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संसद द्वारा शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि माननीयकरण अधिनियम 2017 अधिनियमित किया गया है। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह अधिनियम जो है वर्ष 1968 के CEPI को शत्रु संपत्तियों का स्वामी बनाता है और अभिरक्षक CEPI केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति सेवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शत्रु संपत्तियों को चाहे विक्रय द्वारा या अन्य किसी प्रकार के निपटारा के द्वारा वर्णन कर सकता है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का विनियमन, इसको समझेंगे। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि राज्य राष्ट्र हित में अल्पसंख्यक संस्थानों को भी नियमित कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्णय दिया। इस अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और इस अधिनियम की वैधता को बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक संस्थानों में उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के मामले से संबंधित ये विषय है। न्यायालय ने इस मामले पर निर्णय देने के क्रम में TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्यवाद को भी संदर्भ के तौर पर प्रस्तुत किया। अनुच्छेद 30 में यह उल्लेख है कि राज्य द्वारा ऐसे संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के मामले में संस्था को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय यह भी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 2009 की धारा 12 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से 25% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा, चलिए इसको समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को यह बतलाया है कि राज्य सरकार यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया जाए या नहीं। तो तमिलनाडु और कर्नाटक में EWS कोटे के कार्यान्वयन के लिए दायर एक जनहित याचिका का उत्तर देते हुए केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति को निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि क्या राज्य सरकार की नौकरियां और राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS हेतु 10% आरक्षण लागू किया जाए या नहीं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को अंतः स्थापित कर सामान्य वर्ग में EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC, ST और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 50% आरक्षण नीति के तहत किए गए निर्धन लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। नवीन अंतःस्थापित अनुच्छेद 16(6) में सरकार ने नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी पदों के लिए 10% तक सीटों का आरक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 क्या है, इसको समझेंगे। तो अभी हाल ही में केरल और छत्तीसगढ़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम केरल और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम छत्तीसगढ़ जैसे विभिन्न केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। अनुच्छेद 131 के तहत इन राज्यों ने केंद्र को क्यों चुनौती दी है, सबसे पहले केरल के बारे में जानेंगे। तो केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह संशोधन अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और 25 धर्म की स्वतंत्रता के उल्लंघन के साथ साथ राष्ट्र के पंथ निरपेक्ष ढांचे के विपरीत है। केरल सरकार ने पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2015 और विदेशी विशेष संशोधन आदेश 2015 को भी चुनौती दी है। यह नियम और आदेश 21 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान की उन गैर मुस्लिम प्रवासियों के निवास को नियमित करते हैं जिन्होंने स्वयं के देश में हुए धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में प्रवेश किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA 2008 इस आधार पर असंवैधानिक है कि यह संसद की विधायी क्षमता से परे है। इसके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस राज्यों के लिए आरक्षित एक विषय है और इसके साथ ही केंद्रीय पुलिस एजेंसी की स्थापना करना केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसे NIA राज्य पुलिस जो है पर अधिभावी शक्तियां प्राप्त होने के साथ साथ उसके संचालन के लिए राज्य सरकार के समहित प्राप्त करने संबंधी कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। इस प्रकार NIA संविधान की संघीय भावना के विरुद्ध है। संविधान का अनुच्छेद 131 क्या है? तो 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य, साथ ही एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य तथा राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच एवं दो या अधिक राज्यों के बीच के किसी विवाद का निस्तारण करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह हुआ कि कोई भी अन्य न्यायालय इस तरह के विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 131 के तहत किसी मामले में दायर करने के लिए उस मामले को केंद्र और राज्य के बीच का विवाद होना चाहिए और उसमें आवश्यक रूप से विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न होना चाहिए जिस पर केंद्र और राज्य के विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघवाद जो है वर्ष 1978 में न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा था कि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी वाद को दायर करने के लिए राज्यों को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि केवल यह प्रदर्शित करना है कि उक्त विवाद में विधिक प्रश्न निहित है। इसका उपयोग विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 131 का क्या महत्व है? तो इसमें भारत का अर्ध संघीय संवैधानिक ढांचा है। इसमें अंतर सरकारी विवाद असामान्य नहीं है और इसीलिए संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसे मतभेदों की अपेक्षा भी की गई थी तथा इसके समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय की अन्य आरंभिक अधिकारिता को संविधान में शामिल किया गया था। राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए होता है ये, जिसमें व्यक्तियों के विपरीत राज्य सरकारें मूल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकती है। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।